हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजय नर्सिंग क्लासेस। रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च की प्रोसेस कैसे करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी टू द एंड ऑफ द स्टडी, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू अपन लेंगे रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च तो पूरी बहुत बाद में होगी, जब आप पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पूरा होगा, लेकिन हम जो यहां बात करने वाले हैं ओवरव्यू, किसके बारे में? ओवरव्यू। ओवरव्यू। इस ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे? फ्रॉम बिगिनिंग टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी टू द एंड ऑफ द स्टडी, कि कहां से लेकर कहां तक रिसर्च है वो की जाती है। पहला फेज कौन सा होता है और उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि स्टडी कौन से टाइप की है। स्टडी कौन से टाइप की है ना, क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो दो चीज देखते हैं। एक तो पहली चीज क्वांटिटेटिव स्टडी है या फिर हमारी क्वालिटेटिव स्टडी है। ठीक है, ये तय होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें क्या आते हैं, फेजेज आते हैं। उनके फेजेज होते हैं, लिटिल बिट डिफरेंट होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, दोनों में। क्वांटिटेटिव स्टडी और क्वालिटेटिव स्टडी के थोड़ा फेज और उनके स्टेप्स होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं। इस फेज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। क्या आता है इसके अंदर? स्टेप्स लेते हैं। पहले स्टडी सबसे पहले ये फर्स्ट में होता है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, उसको फेज डिसाइड करते हैं कौन कौन से फेज में स्टडी होती है। और तीसरा होता है उस फेज के भीतर क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टू कंडक्ट स्टडी, टू कंडक्ट स्टडी। ये प्रोसेस चलती है बिगिनिंग टू द एंड। मींस बिगिनिंग जो होती है, हम डिसाइडिंग ऑफ द, जो कौन सी स्टडी है, कौन सी प्रॉब्लम है ना, स्टडी एंड जो प्रॉब्लम डिसाइड होती है ना, किसके बेस पे? जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम है उसको डिसाइड हुआ, उसके बाद उसके फेज डिसाइड, और उसके बाद क्या होती है, उसकी स्टेप डिसाइड होते हैं। और स्टेप्स को जब हम कंडक्ट करते हैं तो कंप्लीट स्टडी हमारी हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? रिसर्च प्रोसेस कहलाता है। ठीक, रिसर्च प्रोसेस में पहले हम बात करते हैं। रिसर्च प्रोसेस में जनरली 5 फेज होते हैं। रिसर्च प्रोसेस के अंदर जनरली 5 फेज होते हैं। पहला फेज होता है कंसेप्चुअल फेज, दूसरा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज, तीसरा एम्पेरिकल फेज, चौथा एनालिटिकल फेज और पांचवा डिससेमिनेटिंग फेज। क्लियर है? ठीक है, ये 5 फेज है। इन फेज का एक बार हल्का सा मीनिंग देख लें, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। कंसेप्चुअल फेज, आपने वर्ड अभी पढ़ा था पहले, कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है मेंटल इमेज या एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, एब्स्ट्रैक्ट इमेज या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द अबाउट द दैट फिनोमेना। उस फिनोमेना के बारे में आपकी जो थॉट, आइडियाज, मेंटल इमेज जो आपने क्रिएट की है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम उसके बारे में एक डिजाइनिंग करते हैं, उस तरह की उसकी एक इमेज है, वो कंसेप्ट प्रिपेयर करते हैं। तो कंसेप्ट जब रेडी करते हैं तो वो कंसेप्चुअल फिनिंग जो फेज होता है। ठीक है, देन होता है डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज। उसके बाद उस स्टडी की डिजाइन होती है कि किस कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या प्लानिंग जो होती है वो की जाती है। तीसरा फेज होता है एम्पेरिकल फेज होता है, उसमें रियल स्टडी होती है, वो कंडक्ट की जाती है। जो उसकी स्टडी की जो सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग में जाकर वहां स्टडी अपन कंडक्ट करते हैं। वहां से डेटा कलेक्शन के बाद चौथा फेज होता है एनालिटिक फेज, जिसमें डेटा का क्या होता है, उसमें कंप्यूटेशन होता है, एनालिसिस होता है, उनका जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, उनका कोरिलेशन निकालते हैं, उनकी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट निकाल के उनका क्या करते हैं अपन, गणना उसकी कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। उसके एनालिसिस के बाद में क्या होता है, उसका डिससेमिनेशन फेज आता है। डिससेमिनेशन फेज का मतलब है कि जो एनालिसिस किया आपने, इंटरप्रेट किया, उसका निष्कर्ष निकाला है, इन्फेरेंसेस किए हैं आपने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, वो उन इन्फेरेंसेस की रिजल्ट को आप क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं। जनरलाइज जो उसकी जो है उसकी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। जो जहां से आपने फाइंडिंग्स ली है उस फाइंडिंग्स के बीच में जनरलाइज करना, कम्युनिकेट करना,
और उसको पब्लिश करवाना क्या कहलाता है, डिससेमिनेशन ऑफ फेज का जो है वो फेज कहलाता है, डिससेमिनेटिंग फेज कहलाता है। क्लियर है? तो पांचों फेज हो गए। पहले फेज के अंदर कंसेप्ट, हम दिमाग जो है मेंटल इमेज है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट से कंसेप्ट जो रेडी करते हैं, देन डिजाइनिंग करते हैं उस स्टडी की, फिर स्टडी वास्तव में कंडक्ट करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एंड देन उस फाइंडिंग्स को क्या करते हैं, हम उसको पब्लिश या फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा डिससेमिनेशन फेज होता है। ठीक है, अब पहला जो फेज आता है वो कौन सा है, कंसेप्चुअल फेज। सबसे पहला फेज कौन सा था, कंसेप्चुअल फेज। कंसेप्चुअल फेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम ढूंढनी होती है। इसके अब जो स्टेप्स हैं, है ना, पहला इसका स्टेप्स होता है, जो सबसे पहला स्टेप है वो फॉर्मुलेटिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग एंड delimiting the problem। जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो प्रॉब्लम मतलब जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उस प्रॉब्लम को फॉर्म करना, उस प्रॉब्लम को स्टेटमेंट के रूप में लिखना और उस प्रॉब्लम को डीलिमिट करना। अभी मैंने प्रीवियस सेशन में देखा था डीलिमिट, है ना, पहले वाले टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो इसका मतलब कि हम कट ऑफ बाउंड्री सेट कर देते हैं कि मेरा टॉपिक है वो इतने के भीतर ही है। प्रॉब्लम को हम नैरो कर देते हैं, प्रॉब्लम को छोटा करना होता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी स्टडी क्या होती है, मुश्किल हो जाती है। तो नैरोइंग ऑफ प्रॉब्लम होता है, फॉर्मुलेटिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आपकी फॉर्मुलेट होगी, डीलिमिट होगी, तो उसके रिगार्डिंग पहले से क्या क्या एग्जिस्ट है, उसके रिगार्डिंग नॉलेज पहले से, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, कितना नॉलेज इसके बारे में, कितने एविडेंस इसके बारे में उपलब्ध है। ऐसा तो नहीं कि हम डुप्लीकेट स्टडी कर लें, वो अब जैसी पहले हो रखी है और फिर वापस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। तो दूसरा काम क्या करेंगे इसमें, दूसरा स्टेप होगा रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर। रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर मीन्स अब आप उसके रिगार्डिंग जितनी पहले स्टडी हो रखी है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उनको फाइंड करते हैं कि पहले से क्या क्या हमारे पास उपलब्ध इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तीसरा फिर होता है जब आपने रिव्यू कर लिया, अंडरटेकिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क। इसको आप क्या करते हैं, अंडरटेकिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क के सिनेरियो में देखते हैं। अंडरटेकिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क, आपने थ्योरेटिकल देख लिया और आपने इसको फील्ड वर्क क्लिनिकल सिनेरियो में देख लिया। लिटरेचर रिव्यू किया, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, और फिर आप इसको क्लिनिकल फील्ड वर्क के रूप में भी इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वहां से क्या एविडेंस उपलब्ध है, वहां प्रैक्टिस क्या चल रही है। ठीक है, उसको भी अपन पता कर लेते हैं। पहली चीज, थ्योरी में क्या उपलब्ध है, क्लिनिकल फील्ड वर्क में क्या चीजें अवेलेबल है, वहां प्रैक्टिस कैसी चल रही है इसके बारे में। ठीक है, उसको कंफर्म किया। देन डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलप द कंसेप्चुअल, then defining the conceptual framework। अब आप कंसेप्ट को इकट्ठा करके क्या बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे कि आपको क्या करना है, आप अपनी स्टडी में क्या करने वाले हैं। अब आप अपनी स्टडी में क्या करने वाले हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो फॉर्मुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कंसेप्चुअल फॉर्मुलेट करेंगे आप, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो तैयार करेंगे। एंड जो कंसेप्ट्स हैं आपके उनको क्या करेंगे, एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस, एंड डिफाइन ऑपरेशनली, एंड डिफाइन ऑपरेशनली। जो वर्ड्स आपके आए हैं उसको क्या करेंगे, ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे उसको, कि मेरी स्टडी में इस चीज का मतलब ये है। ठीक, फिर नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आप क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये पहले स्टेप, ये सारे के सारे कंसेप्ट है, इनमें कहीं भी है ना कोई फिजिकल आपको चीज दिखेगी नहीं बनी हुई, कोई मूर्त रूप से चीज दिखेगी नहीं, आप कुछ भी फिजिकली आप उसमें करते हुए नहीं पाए जाएंगे। सारी की सारी आपकी मेंटल इमेज है, उनको आप लिखने वाले हैं। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को लिखेंगे, डीलिमिट करेंगे, उसको छोटा कर लेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, क्लिनिकल फील्ड वर्क में जाके देखेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करें, उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे, और जो आपकी डेफिनेशन में जो वर्ड्स है ना उनका क्या करेंगे, आप उसको ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट करेंगे कि क्या करने वाले हैं हम,
उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस सेट करेंगे कि अब हम टेस्ट किसको करेंगे, क्या चीज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस ही वो होती है जिसको टेस्ट कर रहे हैं। चेक हमें क्या करना है, किन वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशंस देखना है, तो वो फॉर हाइपोथेसिस होती है, वो क्या होती है, फॉर्मुलेट होती है, हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाएगी तो यहां से हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क खत्म होता है। ठीक है, जब कंसेप्चुअल फेज खत्म होता है, जब कंसेप्चुअल फेज खत्म होता है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बढ़ेंगे आगे। ये स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद दूसरा चलेगा, सीक्वेंस बनी रहेगी। ठीक है, सीक्वेंस नहीं टूटेगी, सीक्वेंस टूटती है तो फिर उसके बाद ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज में जाएंगे, अब आप क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट फेज में आप क्या करेंगे, दूसरा जो फेज है वो कौन सा है, डिजाइनिंग और प्लानिंग। पहला फेज कौन सा था, कंसेप्चुअल फेज। ठीक है, दूसरा फेज है हमारा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज। अब इस डिजाइनिंग फेज में क्या करेंगे, आप सारी डिजाइन है वो सेट करेंगे। क्या करेंगे, डिजाइन सेट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन, सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन। Selecting a research design। आपको ये देखना है पहले तो ये स्टडी किस अप्रोच की, क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटी अप्रोच है। अप्रोच देखनी है क्वालिटेटिव या क्वांटिटी अप्रोच है। ठीक है, उस क्वालिटेटिव और क्वांटिटी अप्रोच के बाद हमें देखना है कि डिजाइन कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल है। कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल है। मींस कोई प्रयोग करना है या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। स्टडी का टाइप हमें देखना है कि प्रयोग करना है या ऑब्जर्व करना है ना। क्वालिटेटिव है, नॉन क्वालिटेटिव अप्रोच है, उसके बाद डिजाइन कौन सी है, मींस डिजाइन और अप्रोच है, आपको यहां डिसाइड करनी है। देन जब डिजाइन और अप्रोच डिसाइड होगी तो उसके बाद क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रोटोकॉल फॉर इंटरवेंशन। अब जो आपको आगे काम करना है उसके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे, डेवलपिंग प्रोटोकॉल फॉर इंटरवेंशन, कि अब जो आप काम करने वाले हैं आगे, जो आप अभी काम करने वाले हैं नेक्स्ट, उसके लिए क्या बनाएंगे आप, प्रोटोकॉल तय करेंगे। डेवलपिंग प्रोटोकॉल फॉर इंटरवेंशंस मींस जो अब आप डिजाइन करके आगे एम्पेरिकल फेज के अंदर जो करने वाले हैं उसके लिए एक जो है प्रोटोकॉल बनाएंगे कि हम ऐसे काम करेंगे, हमारी ये जो कंडीशंस रहेगी, ये शर्तें रहेगी, इस तरह से काम करना है हमें। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, वो आप तय कर लेंगे। देन आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या करोगे, अब आपको अपनी पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन में आपको टारगेट पॉपुलेशन देखनी है, आपको एक्सेसिबल पॉपुलेशन देखनी है ना, ये सारी चीजें पॉपुलेशन आपको सेट करनी है। टारगेट पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ये सारी आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, जब टारगेट पॉपुलेशन आपने डिसाइड कर ली है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेसिबल पॉपुलेशन डिसाइड कर ली तो डिजाइनिंग सैंपल प्लान। नेक्स्ट क्या करेंगे, पॉपुलेशन डिसाइड होगी तो उसके बाद आप उसमें से सैंपल प्लान तय करेंगे। क्या करेंगे, डिजाइनिंग सैंपल प्लान, डिजाइनिंग सैंपल प्लान। उसमें सैंपलिंग कैसे लेनी है, सैंपल प्लान आप करोगे कि आप किस तरह से आप उसमें से सैंपल चूज करोगे और जो सैंपलिंग का क्या तरीका रहेगा, सैंपलिंग का क्या तरीका रहेगा उसको आप डिसाइड करोगे। देन स्पेसिफाइंग द मेथड्स टू ना, उसके बाद क्या करेंगे आप, स्पेसिफाइंग द मेथड्स, स्पेसिफाइंग द मेथड्स, वो मेथड्स स्पेसिफाई करेंगे जिससे आप क्या करने वाले हैं, डेटा कलेक्शन करने वाले। मैंने टूल को बताएंगे कौन सा टूल होगा, आप किससे डेटा कलेक्शन करेंगे, क्या आपके पास टूल रहेगा है ना, उस है ना, टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल, टू मेजर्स द रिसर्च वेरिएबल, या फिर टू कलेक्ट द डेटा, कि उस डेटा को कलेक्शन करने के लिए आपके पास क्या टूल है, या फिर आपके पास किससे आप डेटा कलेक्शन करने वाले हैं, उस वेरिएबल्स को मेजर करने वाले हैं। ठीक है, ये तय कर लेंगे आप उसके बाद। देन डेवलपिंग मेथड फॉर द सेफ गार्डिंग ह्यूमन, जिस पर पार्टिसिपेंट पर जो आप कर रहे हो रिसर्च, उनको सेफ गार्ड करने के लिए आप कुछ मेथड्स हैं वो डेवलप करोगे, इथिकल प्रिंसिपल्स है वो सेट करोगे है ना, सेटिंग ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स है ना, या डेवलपिंग मेथड्स फॉर सेफ गार्डिंग, डेवलपिंग
मेथड्स फॉर सेफ गार्डिंग पार्टिसिपेंट्स, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी तरह का हार्म नहीं हो, उनको इथिकली वो किसी तरह का उनको कोई हार्म नहीं हो, उनकी सेफ्टी, उनकी बेनिफिशियंस, उनका रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें मेंटेन रहे, उसके लिए इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेट कर लेते हैं, वो सारी चीजें तय हो जाती है। उसके बाद ये सारी चीजें तय होगी, आपने डिजाइन तय कर ली, आपने प्रोटोकॉल्स तय कर लिया, आपने पॉपुलेशन तय कर ली, पॉपुलेशन में से आपसे सैंपल लेना था, वो सैंपलिंग प्लान बनाना था, वो बना लिया आपने टूल तय कर लिया, आपने एथिकल प्रिंसिपल्स थे वो डिसाइड कर लिए। अब आप क्या करेंगे? पायलट स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? पायलट स्टडी कि क्या ये फिजिबल है क्या? पायलट स्टडी एंड फाइनलाइजिंग द पायलट स्टडी एंड फाइनलिंग द रिसर्च प्लान। उसके बाद क्या करेंगे आप? पायलट स्टडी एंड फाइनलाइजिंग द रिसर्च प्लान। पायलट स्टडी अगर हमारी सफल हो जाती है, फिजिबल हो जाती है, तो फिर हम पहले पायलट स्टडी करेंगे और उसके बाद इस रिसर्च प्लान को क्या करेंगे? हम फाइनलाइज करेंगे कि भाई अब ये आप इस पे रिसर्च कर सकते हो, इस टॉपिक पर ऐसे रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा फेज हो गया डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट तीसरा आ जाए, जब प्लानिंग हो गई, पायलट स्टडी होगी, प्लान हो गया, अब आप तीसरे फेज में क्या करेंगे? अब आप इंपेरिकल फेज आता है। कौन सा आता है? तीसरा जो इंपेरिकल, चौथा आपका एनालिटिकल और पांचवा आपका डिससेमिनेशन फेज। ठीक है, तो इनके जो नंबर्स थे, इनके भी अगर नंबर देखेंगे तो कंटिन्यूस नंबर थे। ठीक है, ये आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कंटिन्यूस, 5 पहले थे। ठीक है, 5 तो क्या थे, उसके बाद ये कंटिन्यूस स्टेप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम्पेरिकल फेज। अब एम्पेरिकल फेज में तो क्या होना है? डेटा कलेक्शन होना है, टूल को अप्लाई करना है, डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, तो दो ही चीज होती है वहां पर, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और डेटा कलेक्शन के बाद में क्या होता है? उसका प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज होगी, एक तो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, और दूसरा क्या होता है? प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना मतलब क्या बनानी है? मास्टर डेटा शीट बनानी है। क्या बनानी है? एक्सेल के अंदर आपको मास्टर डेटा शीट बनानी पड़ेगी। एक्सेल में उस डेटा को सारा वहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, मास्टर डेटा शीट बन जाएगी। तो इसके अंदर दो स्टेप हो गए, है ना? कौन कौन से? ये 13th हो गया और 14th, दो स्टेप्स हो गए। ठीक है, एम्पेरिकल फेज में यही होगा, वहां पर प्रैक्टिकली आप करोगे क्या? डेटा कलेक्शन करोगे और डेटा को तैयार कर लोगे एनालिसिस के लिए। फिर एनालिटिक फेज में क्या होगा? एनालिसिस हो जाएगा, एनालाइजिंग डेटा और इंटरप्रेटिंग डेटा, दो फेज होगी, है ना? इसमें क्या हो जाएगा? एक तो है ना एनालाइजिंग ऑफ डेटा। एनालाइजिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या था? कंप्यूटेशन। क्या होता है? डेटा का कंप्यूटेशन, डेटा की गणना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट होता है वो क्या होता है? उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। उन डेटा से जो रिजल्ट मिला उस डेटा को आप इंटरप्रेट कराओगे, मीनिंग निकालोगे। एक सिंपल एग्जांपल, आप क्लास में 10 जने थे और 10 जनों पे हमने एक टेस्ट लिया। ठीक है, 20 नंबर का टेस्ट था। किसी के 5 नंबर आए, किसी के 19 आए, किसी के 14 आए, किसी के 17 आए या किसी के 10 आए। ठीक है, ऐसे अलग अलग नंबर आए 10 जनों के। ठीक है, अब 5 वाले को आप क्या मानोगे? 19 वाले को क्या मानोगे? ठीक है, आधे से कम वाले नंबर वालों को क्या मानोगे? पुअर है, रिजल्ट है ना? 50 से लेकर 75 वाला हम कह रहे हैं कि एवरेज है, 75 नंबर परसेंटेज से ऊपर वाला हम कह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट है। तो कितने बच्चे किस में स्टैंड करते हैं? तो हमने जब उसको रिजल्ट देखा, 10 में से हमने देखा कि 2 बच्चे हैं, 10 में से 2 बच्चे हैं, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? वो जो 50% से कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो 20% चिल्ड्रंस हैं, 20% जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका नॉलेज है वो बिलो एवरेज है। फिर जो 5 बच्चे थे वो कैसे थे? वो 50 से 75 के बीच में थे, परसेंटेज के बीच में। इसका मतलब क्या? 50% है वो एवरेज पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका नॉलेज है वो एवरेज है उस टॉपिक के बारे में। और फिर 3 बच्चे थे, वो कैसे थे? वो हमने देखा कि वो थे वो जो थे वो एबो थे, आपके 50%, 75% एबो एवरेज थे। तो हमने कहा कि जो 30% बच्चे ऐसे थे जिनका क्या था? रिजल्ट था वो एबो एवरेज था या फिर गुड नॉलेज था अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष निकल गया उसका।
ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एनालिसिस करने के बाद उसका क्या निकाले अपन, निष्कर्ष निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, वैसे इसकी व्याख्या बड़ी अलग से होनी है, हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, यहाँ सिंपल इतना समझना है कि उसको कैसे इंटरप्रीट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो है अगला, डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब दो चीज होती है, एक तो कम्युनिकेशन द फाइंडिंग्स, क्या होती है, कम्युनिकेशन द फाइंडिंग्स, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। जो ये रिजल्ट मिला है ना, फाइंडिंग्स मिली है ना, इनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। इस फाइंडिंग को कम्युनिकेट करना कैसे कराएंगे, कोई पेपर प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई पब्लिश हो सकता है ना, किस चीज में, जर्नल्स के अंदर पब्लिश कराया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है जब ये फाइंडिंग्स मिल गई तो इन फाइंडिंग्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिसर्च का हमेशा सदुपयोग होना चाहिए, रिसर्च का यूज होना चाहिए, बिना यूज की रिसर्च नहीं होनी चाहिए। लर्निंग पर्पज से, बिगिनिंग पर्पज से आपका पायलट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए मास्टर डिग्री के अंदर डिसर्टेशन होता है, ठीक है, लेकिन अगर पीएचडी के अंदर हो रही है या फिर बाद में आप ऑफिस जो होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर रहे हो, रिसर्च कोई करना चाह रहे हो, तो फिर उसमें रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो, आपके दिमाग का भी यूटिलाइजेशन हो और रिसर्च का उपयोग होना चाहिए। जो रिसर्च की जा रही है वो हमेशा जो नहीं करंट प्रोफेशनल इश्यूज पर होनी चाहिए ताकि उसका बेनिफिट मिले सबको। ठीक है, तो यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स इन रिसर्च, utilizing the findings in research, in practice, sorry, in practice, practice में इस रिसर्च का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, यूटिलाइजिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 इन फेज के अंदर जो होती है और 18 स्टेप्स के अंदर क्या होती है, रिसर्च हमारी चलती है। उसका एक ओवरव्यू है, ऐसे कंप्लीट रिसर्च पूरी होगी। ठीक है, सारा जो रिसर्च का जो है वो इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अब अगर रिसर्च प्रोसेस है वो क्वालिटेटिव है, कौन सी है, अगर रिसर्च प्रोसेस है वो क्वालिटेटिव स्टडी है, सॉरी क्वांटिटेटिव, अगर रिसर्च प्रोसेस है वो कैसी है, हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब जो डेटा है वो नंबर्स में कलेक्ट होंगे, और क्वालिटेटिव का मतलब डेटा होते हैं वो नैरेटिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा होते हैं, तो अब जो अपने 18 स्टेप पढ़े थे वो सारे के सारे स्टेप वापस इसमें आएंगे, किसमें, ये सारे 18 स्टेप किसके थे, क्वालिटेटिव स्टडी के थे। तो देखिए वापस, है ना, सॉरी क्वांटिटेटिव स्टडी के थे। ठीक है, तो 5 फेज है, कंसेप्चुअल फेज, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, एम्पेरिकल फेज, एनालिटिकल फेज एंड द डिसेमिनेट फेज। क्लियर है, 5 के 5 फेज आ रहे हैं वापस वैसे के वैसे जो अभी हमने देखे हैं, डिस्कस किए हैं, है ना, पिछले स्लाइड्स के अंदर, तो वो चीज थी। अब उनमें वही सारे स्टेप्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंसेप्चुअल फेज में देखिए, फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग रिलेटेड लिटरेचर, अंडरटेकिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क, डिफाइनिंग फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग कंसेप्चुअल डेफिनेशंस, मीन जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस, एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो ये सारी कंसेप्ट तैयार हो गया हमारा। उसके बाद दूसरे फेज में क्या होगा, जो प्लानिंग, डिजाइन और प्लानिंग फेज है, सेलेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन, है ना, कौन सी डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, है ना, वो डिजाइन, डेवलपिंग इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स, कैसे काम करने वाले हैं, प्रोटोकॉल तय किया आपने, पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की, टारगेट पॉपुलेशन स्पेशली आपकी, सैंपल प्लान तय किया आपने, लिस्ट बना ली, ये सैंपल्स हैं हमारे, इनमें से जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन की लिस्ट बना ली, है ना, और उसमें से सैंपलिंग तय कर लिया आपने। देन स्पेसिफाइंग द मेथड एंड मेजर टू रिसर्च, मींस टूल बना लिया आपने, क्या किया आपने, टूल डेवलप कर लिया उसमें कि भाई इसमें से कौन सा टूल है मुझे काम लेना है, किस तरह से इसमें रिसर्च मुझे करना है, डेवलपिंग टूल, डेवलपिंग मेथड्स टू सेफगार्ड द सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मेथड्स हैं वो डेवलप करना है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें डिसाइड करने हैं, एथिकल परमिशन लेनी है, नॉट ओनली डिसाइड, एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेना है, एंड देन फाइनलाइज द रिसर्च, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा आपकी फाइनलाइजिंग, मीन्स पायलट स्टडी होके, पायलट स्टडी करने के बाद रिसर्च प्लान होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कलेक्टिंग डेटा, सॉरी तीसरा फेज एम्पेरिकल फेज। एम्पेरिकल फेज के अंदर जो पहला है डेटा कलेक्शन करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस, मींस मास्टर डेटा सीट बनाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ एनालिटिकल फेज, जिसमें सबसे पहले होता है एनालाइजिंग द डेटा, तो डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव और इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स,
डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स काम में लेकर उसको एनालिसिस करेंगे और फिर उस डेटा का क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, उस डेटा का निष्कर्ष निकालेंगे उसका, ठीक है। देन लास्ट द डिसेमिनेशन फेज, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स मिली उसको कम्युनिकेट करेंगे, और लास्ट क्या, यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स इन प्रैक्टिस। तो वो जो अभी अपने 5 जो फेज में पढ़े थे वो एज इट ये किसका था, ये जो फ्रेमवर्क है, ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट जो है ये क्वांटिटेटिव स्टडी का है। क्वांटिटेटिव स्टडी जो है वो इस तरह से प्रोसीड करती है, ऐसे चलती है। रियल में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऐसे ही काम होगा। इससे पहले एक चीज और होती है कि ये सारी चीजें जब अपन करेंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका भी एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर क्या आता है, इसके अंदर सिनॉप्सिस रेडी होता है। क्या होता है, जब प्रॉब्लम और ये सारी चीजें डिसाइड होती है तो आप कैसे करने वाले हो, इसका क्या होता है, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होता है। सिनॉप्सिस में क्या होता है, एक समरी होती है, ब्रीफ होता है, ब्रीफ ओवरव्यू होता है, वो प्रेजेंट किया जाता है कि हम ऐसे स्टडी करने वाले हैं, किसका, ये सारी इसी के भीतर जो है इन सारी फेज की एक समरी होती है वो आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रॉब्लम जो होती है उस पर डिलिमिट होगी, प्रॉब्लम आपकी स्पेसिफाइज होगी, प्रॉब्लम आपकी तय होगी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर, ये सारे के सारे एक के बाद एक ऐसे ही स्टेप से आगे बढ़ना होता है। अगर इसकी जगह क्वालिटेटिव स्टडी है, कौन सी स्टडी है, क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब होता है स्टडी हमारी किसमें, जो डेटा कलेक्शन होगा वो नरेटिव फॉर्म में होगा। नरेटिव फॉर्म का मीन्स वर्ड्स में होगा, वो वर्ड्स में होगा। जो एक्सप्लेनेशन होता है वो उसका जो वर्ड्स में होगा वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी करेगा, अलग अलग आएगा उसका, ठीक है। जबकि जब न्यूमेरिकल फॉर्म होती है तो उसमें डेटा नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ हम डेटा जब नरेटिव फॉर्म में लेते हैं तो इसकी जो प्लानिंग है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इसकी जो फेजेस हैं, इसकी प्रोसेस है थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सबसे पहला तो है ना प्लानिंग ऑफ स्टडी, ये फेज तो आपका सब में सेम है, मीन्स प्लानिंग ऑफ स्टडी, ठीक है। अब इस प्लानिंग ऑफ स्टडी में देखिए, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, ये वैसे की वैसी है जैसे आपकी किसमें थी, जैसे आपके क्वांटिटेटिव स्टडी में थी, वैसे की वैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नैरो कटिंग करेंगे प्रॉब्लम को, फिर उसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के बाद में क्या करेंगे, उसकी डेवलपिंग अप्रोच। अब सीधा अप्रोच पे जाएंगे हम, यहाँ हाइपोथेसिस वगैरह कुछ नहीं बन रही है, हम किस पे आ गए, अपन अप्रोच पे आ गए, कौन सी अप्रोच आपको काम में लेनी है, ठीक है। मतलब इस क्वालिटेटिव स्टडी में कौन सी अप्रोच आपको काम लेनी है। क्वालिटेटिव स्टडी की कई सारी अप्रोच है, 5-6 अप्रोच है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो अपन इसकी डिजाइंस में जब जाएंगे तो वहां अपन बात करेंगे, ठीक है। देन सेलेक्टिंग एंड गेनिंग एंट्री इनटू द रिसर्च साइट। अब सीधा रिसर्च साइट पे पहुंच जाना है, से सारी चीजें वहीं डिसाइड होती है। क्वालिटेटिव स्टडी में हम पहले से कुछ तय नहीं कर सकते, हम डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, प्लानिंग सारी एक साथ चलती रहती है, वहीं चलती रहती है। जैसे जैसे डेटा कलेक्शन होता रहेगा वैसे वैसे प्लानिंग और डेटा एनालिसिस साथ में चलता रहेगा, ठीक है। डेवलपिंग मेथड्स ऑफ सेफ गार्डिंग द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए मेथड जो है वो आपने प्लान कर लिए, है ना, सेफ कि आपको उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप कहाँ पहुँच गए, आपकी रिसर्च साइट पे, जहाँ रिसर्च होने वाला है उस साइट पर आप पहुँच के रिसर्च साइट पर आपने एंट्री कर ली, ठीक है। जैसे ही आप रिसर्च साइट पर एंट्री करेंगे, अब दूसरा काम होता है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन एंड स्ट्रेटेजी। क्या हो जाएगा, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन एंड स्ट्रेटेजी। अब आपको डेटा कलेक्शन करना है और डेटा कलेक्शन और उसकी स्ट्रेटेजी है वो डेवलप देखनी है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन और उसकी स्ट्रेटेजी देखिए, डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ द डेटा टू गैदर एंड हाउ टू गैदर देम। अब यहीं पर डेटा कलेक्शन करना है, स्ट्रेटेजी यहीं तय करनी है। आपको यह तय करना है कौन से टाइप के डेटा लेने हैं और डेटा को कैसे गैदर करना है। आपको कौन से टाइप के डेटा चाहिए और किस टाइप के डेटा चाहिए और कैसे आप डेटा कलेक्शन करोगे, ये आप प्लानिंग करोगे। यहां पर डेवलपिंग डेटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी, डेटा कलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं हम, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। देन डिसाइडिंग फ्रॉम होम टू डेटा कलेक्ट। पहली चीज व्हाट टाइप ऑफ डेटा, देन हाउ टू गैदर, देन फ्रॉम होम टू कलेक्ट किससे लेना है, एंड डिसाइडिंग हाउ टू एनहांस द ट्रस्टवर्थीनेस, और कैसे आप ट्रस्टवर्थीनेस बढ़ाओगे। ट्रस्टवर्थीनेस का मतलब आप आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ कैसे एक गुड ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो करोगे, ताकि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही बताए, ट्रुथ जो है वो आपके सामने हो। नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन होगी वो जो होगी वो गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी डिस्टॉर्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सही इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। तो फिर डेटा का जो जब सही नहीं होगा आपके पास तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी सही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको डेटा किससे कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है और कैसे अच्छा डेटा कलेक्ट करना है, उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, ये आप जो है सेकेंड फेज के अंदर प्लानिंग
कर लोगे। ठीक है, तीसरे फेज में आ जाओ। तीसरा फेज जो होता है वो है गैदरिंग ऑफ डेटा। क्या है? गैदरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अब डेटा की प्लानिंग होगी, डेटा कैसे कलेक्शन करना है। अब दूसरा क्या करेंगे? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और डेटा को एनालाइज कर लिया। जो डेटा मिला उसको क्या किया हमने? ऑर्गेनाइज किया, उसको एनालिसिस किया। देन इवैल्यूएटिंग डेटा, मेकिंग मॉडिफिकेशन टू डेटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी इफ नेसेसरी। और डेटा को इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या डेटा हमें जो चाहिए था उस टाइप से डेटा मिला, क्या नहीं मिला तो दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या करेंगे? फिर से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एंड इवैल्यूएटिंग द डेटा डिटरमाइनिंग इफ सैचुरेशन हैज बीन। दो चीज देखेंगे, एक तो जो है वो नेसेसरी डेटा जो चाहिए था वो मिल गया क्या, और दूसरा था वो डेटा सैचुरेशन मिल गया क्या। डेटा सैचुरेशन का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिपीटेड होने लग जाए, जो इंफॉर्मेशन थी वो वापस रिपीट होने लग जाए। जो स्टार्ट में जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही थी अब वो वापस क्या की? रिपीटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, नया आपको पास एक भी शब्द जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब डेटा क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। तो जैसे हम क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या थे? सैंपल साइज फिक्स करते थे कि हमें इतना सैंपल साइज है वो लेना है, इतने सैंपल्स लेने हैं। इसमें सैंपल साइज फिक्स नहीं होता है। इसमें सैंपल साइज क्या होता है? सैंपल तब तक होता है जब तक कि डेटा सैचुरेट नहीं हो जाए। ठीक है, सैंपल्स साइज क्या होती है? अंटिल डेटा सैचुरेशन, जब तक डेटा वापस रिपीट नहीं हो तब तक सैंपल। हालांकि सैंपल साइज क्या होती है? इसमें स्मॉल होती है। ठीक है, तो डेटा है वो सैचुरेशन और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। दो चीज हम देखते हैं कि अगर ये चीज नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल गई क्या, नंबर दो डेटा सैचुरेशन हो गया क्या। अगर नहीं हुआ है डेटा सैचुरेशन, अगर नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, डेटा सैचुरेशन नहीं हुआ तो डेटा कलेक्शन करेंगे वापस, और डेटा नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अगेन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। डेवलपमेंट डेटा कलेक्शन की कलेक्शन स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करेंगे और फिर से वापस एंट्री होगी और फिर से गैदरिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, गैदरिंग ऑफ डेटा। क्लियर है? तो यहां से ये जो है स्टेप है सी से वापस बी पर आना पड़ेगा। अगर नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली है तो फिर वापस सी पे आएंगे, डेटा कलेक्शन होगा, और डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या पहुंचेंगे वापस? जो लास्ट फाइंडिंग आ जाएगी वो कौन सी होगी? आपकी डिससेमिनेशन हो जाएगा। कौन सा होगा? डिससेमिनेटिंग द फाइंडिंग्स। अभी डिससेमिनेटिंग मींस वही जो पहला चीज हम देख चुके हैं, कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। जो फाइंडिंग्स आई है उसको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, पब्लिश करवाना है, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना है। ठीक है, जर्नल्स में पब्लिश करवाना है, तो उससे क्या हो जाएगी? हमारी फाइंडिंग्स होगी वो कम्युनिकेट हो जाएगी। ठीक है, या किसी एजेंसी के माध्यम से आप कर रहे हैं रिसर्च, तो उस एजेंसी को क्या हो जाएगी? ये रिपोर्ट दे दी जाएगी और वो अपनी क्या करेगी? अपने हिसाब से इसको पब्लिश करवाएगी। एंड देन यूटिलाइजिंग और मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर यूटिलाइजिंग। ठीक है, कोई भी रिसर्च होती है लास्ट में अपनी रिकमेंडेशंस देती है कि इस स्टडी को है वो यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है, इस स्टडी में ये कमियां हैं तो लिमिटेशंस है, तो इस स्टडी को और ऐसे बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकता है, अदर सैंपल्स पे किया जा सकता है, दूसरी अप्रोच डिज़ाइन है वो यूज़ की जा सकती है, लार्जर सैंपल साइज पे किया जा सकता है, दूसरा एरिया सेलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह की रिकमेंडेशंस है, इसको इस फील्ड में काम लिया जा सकता है, यहाँ इसका उपयोग है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी रिकमेंडेशंस क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है, वो सारी चीज़ें होती है वो इसमें इसके लास्ट में होती है, वो बताई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका प्रैक्टिस और फ्यूचर रिसर्च में इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन है, फ्यूचर में कैसी रिसर्च करनी है और प्रैक्टिस में इसका किस तरह से उपयोग हो सकता है, वो इसमें फाइंडिंग्स, डिससेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स में बताया जाता है। ठीक है, तो ये रहता है हमारा चौथा स्टेप। तो इसमें 4 ही स्टेप होते हैं। ठीक है, ए में जो प्लानिंग ऑफ द स्टडी होती है, बी में डेवलपिंग डेटा कलेक्शन स्टडी होती है, सी में गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा होता है। अगर वापस जरूरत पड़ती है तो फिर अब हम बी पे जाते हैं और फिर उसके बाद वापस सी पे आते हैं और लास्ट डी में क्या करते हैं, डिससेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स होती है। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी में। जहाँ क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर जो डेटा कलेक्शन होता है वो टिल सैचुरेशन होता है, प्लानिंग जो होती है फील्ड में एंट्री के बाद बनती है, जबकि आप देखेंगे जब क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर तो सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है और हमें उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। जबकि क्वालिटेटिव में आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्लानिंग बदलती रहनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें एक फेज का भी जो है वो कम है, और लेकिन इसमें बार बार री एंट्री होती है जो होती है इन डेप्थ स्टडी की। क्वालिटेटिव स्टडी होती है वो इन डेप्थ स्टडी होती है। ठीक है, तो उसके लिए फील्ड में बार बार एंट्री करनी पड़ती है और वापस से डेटा कलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस है।
ओके, आई थिंक यू गॉट सम आइडियाज अबाउट द रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.